हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके साइंस के फिजिक्स पार्ट का पहला अध्याय लाइट यानी कि प्रकाश पे बातें करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है और किस किस तरह के उसके फेनोमेनाज, किस किस तरह के उसके रूप हम देखते हैं अपने रियल लाइफ में। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश के डिफरेंट सिद्धांतों के थ्रू किस तरह से हम अपने रियल लाइफ में अलग अलग डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा कैसे काम करते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमारी आँख कैसे काम करती है। हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया कि हम इसमें प्रकाश के बारे में समझेंगे, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश या लाइट होती क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रकाश का मतलब क्या है या लाइट का मतलब क्या है। अभी आपको मेरे हाथ में एक मार्कर दिख रहा होगा। सभी लोगों को एक मार्कर दिख रहा है मेरे हाथ में? बिल्कुल बच्चों, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर का मार्कर है। अभी मैं इस कमरे की लाइट को डिम करूंगा। जैसे ही लाइट बंद करूंगा तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको होता है। बच्चों, आपने देखा जैसे जैसे लाइट डिम होती जा रही है आपको चीज़ें दिखना ख़त्म हो गई होंगी। आपको जो मार्कर मेरे हाथ में है या मैंने किस कलर का शर्ट पहन रखा है ये आपको दिखना बंद हो गई होंगी। अब देखिए, हम धीरे धीरे लाइट को तेज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे हाथ में मार्कर, मेरे पीछे बोर्ड, उस पर लिखी हुई चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा आपके सभी के साथ हो रहा होगा कि अब आप मार्कर देख पा रहे होंगे, मेरे शर्ट की कलर को देख पा रहे होंगे। अगर हम इससे एक चीज़ निकालें कि ऑब्जेक्ट तो पहले भी था, हमारे हाथ में सामान था, मैं भी यहीं पे था, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे थे, बट आप कुछ देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखने के लिए कोई ना कोई अलग चीज़ों की ज़रूरत थी। और वो चीज़ क्या थी हमारे लिए? ये लाइट। जो लाइट हमारे तरफ बल्ब की रोशनी, सूर्य की रोशनी, टॉर्च की रोशनी, कैंडल की रोशनी, इन रोशनियों के थ्रू हम अपनी चीज़ों को देख पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बच्चों, इससे हम ये समझ पाते हैं कि लाइट की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी में। बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो अगर हमें लाइट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि लाइट वैसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और अदरवाइज हमने तो लाइट इज़ दैट पार्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी एनीथिंग। ओके, इस डेफिनेशन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच अलाउज अस टू सी एनीथिंग, या लाइट वैसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख समझेंगे कि लाइट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो पहला, जैसे मैंने बताया कि ये एनर्जी सोर्स है, इसमें एनर्जी निहित होती है, ऊर्जा निहित होती है। सेकंड, जब भी आप लाइट की बात करेंगे तो एक जनरल टेंडेंसी है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो आपने पहले भी पढ़ा है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी या आयताकार प्रसार। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट में कि लाइट का जो ये प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है या आयताकार प्रसार जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा, जब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए, कोई बीच में रुकावट नहीं आए, तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। ये चीज़ हमें रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी या आयताकार प्रसार बताती है। और ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लाइट के डिफरेंट फेनोमेना या सिद्धांतों को समझेंगे उसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे काम आती है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने समझी कि लाइट एक एनर्जी है, सेकंड लाइट एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, और तीसरा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारी लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जनरली हम लोग जानते हैं कि ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है हमारे यूनिवर्स में जिससे कोई चीज़ गमन करती है। तो हमेशा आप मान के चलेंगे कि ये हमारी सबसे मैक्सिमम या अधिकतम स्पीड है जिसमें कोई चीज़ गमन करती है। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। पहला, ये एनर्जी है, दूसरा ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, एंड तीसरा इसकी मैक्सिमम गति कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, हमने लाइट का बेसिक समझा अभी तक कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, साथ ही साथ ये रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है और इसकी स्पीड मैक्सिमम मानी जाती है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट के डिफरेंट सोर्सेज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट के कितने सोर्सेज होते हैं।
तो हमारा इस पर अब डिस्कशन होगा सोर्सेज को लेकर। सो लाइट के सोर्सेज को दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। पहले सोर्स को हम कहते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज मतलब प्राकृतिक स्रोत। सो प्राकृतिक सोर्सेज कैसे सोर्सेज हुए? वैसे सोर्सेज जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में देखो सन हो गया, मून हो गया, ये सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर हैं। अगला आता है हमारा मैनमेड सोर्सेज, या इनको आप आर्टिफिशियल सोर्सेज भी कह सकते हैं, या कृत्रिम सोर्सेज। वैसे सोर्सेज जिसको हमने बनाया है, जिसको हम लोगों ने इन्वेंट किया है या डिस्कवर किया है। जैसे कि आपके घर में बल्ब होगा, वो आपका मैनमेड सोर्सेज का एग्जांपल है। इसके अलावा आपके यहाँ कैंडल अगर आप देखते हैं तो उसमें आप फायर करते हैं तो वो जलती है, तो वो एक आपका नेचुरल मैनमेड सोर्सेज का एग्जांपल हो गया। उसी तरह एलपीजी गैस हो गई, ये सारे हमारे मैनमेड सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे कि उन चीज़ों को जिसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे माध्यम से लाइट जनरेट की जाती है। तो हमारे लाइट के सोर्सेज क्या हुए? नेचुरल सोर्सेज और मैनमेड सोर्सेज। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो मैनमेड सोर्सेज में है। नेचुरल सोर्सेज आप लाइफ में लगातार देखते हैं, जो सन मून वगैरह, बट मैं कुछ मैनमेड सोर्सेज आपके सामने लाया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उनको एक बार देखें और याद कर पाएँ। सो जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या हैं आपके, जो सन एंड मून है। अब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एलईडी बल्ब जो आपके घर में लगा होता है, ये आपका मैनमेड रिसोर्स है। इसका इन्वेंशन हम लोगों ने किया है। इसी तरह घर में जब कभी लाइट कट जाती होगी तो आप मोमबत्ती यूज करते हैं, जिसमें हम लोग आग लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी लाइट इमिट हो रही है, तो ये भी हमारे मैनमेड सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप लालटेन हो सकता है। इसी तरह से आपके यहाँ जो आप दिवाली में सजाते हैं एलईडी लाइट्स, वो सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? मैनमेड सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। सो हमने सोर्सेज के बारे में समझा। अब हम लोग आएंगे माध्यम या मीडियम के बारे में। तो बेसिकली हम लोग 3 मीडियम्स के बारे में समझते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। आपने बचपन में पढ़ा होगा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियम मतलब माध्यम। इसके कितने टाइप हैं हमारे पास? 3 टाइप हैं। पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। दूसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट, पारभासी। एंड लास्ट है हमारा ओपेक मतलब अपारदर्शी। अब चलिए हम तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है। सो ट्रांसपेरेंट वैसी चीज़ें जिसके आर पार आप देख सकते हैं। आपके घर में प्लास्टिक होगा, जब प्लास्टिक को आप अपने आंखों के सामने रखते हैं तो क्या होता है? आर पार की चीज़ें आप देख पाते हैं। इसी तरह कई बार आप ग्लास देखते हैं तो आर पार की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो वैसी चीज़ें जिसके आर पार लाइट आसानी से गमन कर सके। अगर लाइट हमारा आसानी से आ जा सके तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। लाइट अगर आसानी से जिस मीडियम में आ जाए उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ग्लास या प्लास्टिक। जी बच्चों, प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक को हम लोग लेंगे जो जनरली वाइट कलर का हो, जिसके आर पर हम आसानी से देख सके, तो उनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट के अंदर या पारदर्शी माध्यम के अंदर। दूसरा आता है हमारा ट्रांसलूसेंट। सो ट्रांसलूसेंट वैसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ पार्ट तो दिख रहा है बट कुछ पार्ट नहीं दिख रहा हो। तो वैसी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लो आपने पेपर लिया और गलती से उस पर तेल गिर गया, तो क्या होता है? थोड़ा सा झिल्ली टाइप का बन जाता है, तो आपको आर पर हल्का फुल्का दिखता है, पूरी तरह से चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो वैसी चीज़ें जिसके आर पर आप हल्का फुल्का देख पाएँ बट पूरी तरह से नहीं देख पाएँ, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट में। तो मतलब क्या हो गया? 50-50 काइंड ऑफ है इसमें कि 50% दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट में लेते हैं या पारभासी माध्यम कहते हैं। और लास्ट हमारा होता है ओपेक या अपारदर्शी। तो अपारदर्शी माध्यम वैसे माध्यम है जिसके आर पार हम नहीं देख पाएँ। जैसे अब अभी आप कमरे में क्लास कर रहे होगे तो अगल बगल जो दीवार है, तो अगर उसके आर पार देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिख रहा होगा। मतलब जो दीवार है हमारा हमारी लाइट को उधर जाने से रोक रहा है, हमें उस पार की चीज़ों को नहीं देखने दे रहा है। तो वैसे माध्यम जो आर पार नहीं जाने दें लाइट को, उनको कहते हैं हम अपारदर्शी। तो अब तीनों मीडियम के बारे में हमने समझ लिया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और पारदर्शी।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और सोचते हैं इसमें। कई बार आप जाते हो, शीशा सामने रखा होता है, लेकिन आप गलती से टकरा जाते हो। आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि हम चल रहे हैं, अचानक टकरा जाते हैं, या कई बार आपके साथ हुआ होगा। तो ऐसा क्या होता है कि आपको दिखता नहीं है शीशा सामने रहते हुए भी? तो इसका क्या कारण है कि जब भी लाइट हमारे आँख से गुजरती है, तो लाइट तो सीधा चल रही है, हम जानते हैं रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी से वो लाइट सीधा चल रही होगी। बट अगर इसके बीच में कोई भी चीज़ है तो वो क्या करेगी? कोई भी चीज़ अगर सामने खड़ी हो जाए तो एक तरीका क्या है कि एक तो हम आर पार चले जाएं। पहला तरीका हो सकता है कि हम आर पार चले गए। दूसरा तरीका क्या है? कुछ चीज़ें हमारी टकरा के इधर वापस आ जाएं। और तीसरा क्या हो सकता है? हमारा इसके अंदर कुछ पकड़ा जा सके, एब्जॉर्ब हो जाए, रुक जाए। तो क्या क्या तीन ऑप्शन हुए? पहला सीधे चले जाएं, दूसरा कुछ चीज़ें हमारे रुक जाएं, और तीसरा टकरा के वापस आ जाएं। तो जब भी हमें किसी चीज़ को देखना है तो लाइट तो हमें चाहिए ही, साथ ही साथ ये टकराने वाली वेव हमें चाहिए कि वो टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचे, कि हमें वो चीज़ दिखाई दे। अगर ये लाइट टकरा कर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए कई बार होता है कि शीशे का ग्लास सामने भी रहता है, लेकिन चूंकि सारी लाइट बाहर चली गई तो हमें क्या होगा? हमें वो चीज़ दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि उससे टकरा कर लाइट हमारे आंखों तक पहुंची ही नहीं। तो बच्चों, एक और सवाल आपके मन में आ सकता है कि अंधे लोगों को क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट तो उनके हाथ तक पहुंच रही है, वहाँ से लाइट भी गई, वहाँ टकराई भी और वहाँ तक पहुँची भी। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि अंधे लोग नहीं देख पाते हैं? तो बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें हमारे आँख का रोल आ जाता है। जो हमारी आँखें होती है ना, ह्यूमन आई, उसका रोल आ जाता है कि आँख किस तरह से काम करती है। तो आँख में कई बार आँख में कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जिसके कारण से उसको हम प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेसिंग ब्लाइंड पीपल में नहीं होती, इसीलिए उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। तो हमने क्या क्या समझा? पहला कि किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट चाहिए, दूसरा उसका किसी मीडियम से टकरा कर उससे वापस आना चाहिए, और तीसरा हमारे आँख पर उसका कुछ प्रतिबिंब बनना चाहिए। ह्यूमन आई के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आप याद रखिए कि ह्यूमन आई की भी आवश्यकता होगी, अदरवाइज ब्लाइंड पीपल भी देख पाते। तो तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि लाइट हमारी एग्जिस्ट करे, सेकेंड लाइट टकरा के वापस आए, और तीसरा हमारा ह्यूमन आई उसको समझ सके। तो ये हमारा लाइट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से सोर्सेज हैं, क्या मीडियम है, और किस तरह से लाइट काम करती है। फिर हम लोग आगे इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में समझेंगे। सो बच्चों, हमने तीन तरह के माध्यम के बारे में समझा था। पारदर्शी दैट इज ट्रांसपेरेंट, पारभासी ट्रांसलूसेंट, और अपारदर्शी ओपेक। तो अब हम तीनों चीज़ों का एग्जाम्पल पिछले बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दोबारा उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में आपको एक फाइल दिख रही होगी, जो मैंने बताया था कि जिसके आर पर हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इसके आर पर सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको? बोर्ड के में क्या लिखा हुआ है हल्की फुल्की दिख रही होंगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट का। अब हम, जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर एक पेपर पे तेल लग जाए, तो जैसे हमारे पास एक पेपर है जिस पे तेल लग गया हल्का, तो क्या हो रहा है? आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे कि लाल कलर से कुछ लिखा है, बट आपको पूरी तरह से चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया? पारभासी या ट्रांसलूसेंट। और अब हम चलते हैं ओपेक हम कैसे बनाएंगे। ओपेक के लिए क्या किया हमने? इसी में एक पेपर डाल दिया, एक वाइट पेपर कंप्लीटली डाल दिया। अब देखिए, अगर मैंने सामने रख दिया तो आपको बोर्ड पे कोई चीज़ दिख रही है? सही बच्चों, बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब इसके आर पर लाइट नहीं जा रही है, और अगर इसके आर पर लाइट नहीं जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी या ओपेक। समझ में आया? पहला हमने क्या किया था, इस चीज को, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। फिर हमने क्या किया, एक वायल लगा हुआ पेपर लिया, इस पे रखा, तो ये क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। और लास्टली हमने क्या किया, इस पेपर को अंदर डाल दिया, तो ये क्या हमारा बन गया? ओपेक। तो अब तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो घर पे आप रहते हुए इन तीनों चीज़ के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स खोजने की कोशिश कीजिएगा कि अगल बगल में ऐसी क्या चीज़ें हैं। अगर हम पेड़ का पत्ता लेंगे तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट होगा या ओपेक होगा? बिल्कुल सही बच्चों, वो ओपेक हो जाएगा, क्योंकि उसके आर पार हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक की तरह काम करती हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमने ये स्टार्ट किया था कि लाइट का कुछ हिस्सा पार कर जाता है, कुछ हिस्सा लौट आता है, और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके आधार पर लाइट के कुछ अलग अलग फेनोमेनाज के बारे में हमें समझना है, अलग अलग कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। तो इनको हम एक बार डिटेल में समझेंगे। सो बच्चों,
हम लोग अब लाइट के डिफरेंट फेनोमेना को समझेंगे और उसके पहले हम ये समझेंगे कि लाइट के ये फेनोमेना होते क्यों हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत ही बेसिक से समझना है कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं हो। एग्जाम में बस हमें अपने माइंड के से सारे आंसर देने हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या बोला था, एक कोई बीच में हमने चीज़ डाल दी और हमारा लाइट सीधी जा रहा है, उस पर टकरा रहा है। लाइट जो सीधा चलता है उसको क्या कहते थे बच्चों, हमने पढ़ा था अभी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब आयताकार प्रसार। जो भी आपका प्रकाश का जो आयताकार प्रसार है उसके सिद्धांत के अनुसार लाइट आपका हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। और जब ये जाकर किसी चीज़ से टकराएगी तो हमने क्या पढ़ा था, 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि इसके आर पर चली जाए, दूसरा यहाँ से टकरा के लौट आए, और तीसरा हमारे इस पार्टिकुलर मीडियम में कुछ रुक जाए या एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके आधार पर हमारे कुछ फेनोमेनाज बनते हैं, उनको मैं यहाँ एक बार लिस्ट करता हूँ। सो एक फेनोमेना बनता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। रिफ्लेक्शन या परावर्तन मतलब वैसा फेनोमेना जिसमें लाइट टकराकर वापस आ जा रही है। दैट मीन्स हमने पहला 3 जो पार्ट पढ़ा उसमें से तीसरा वाला पार्ट जिसमें लाइट टकराकर वापस आ जा रही है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। फिर आता है हमारा अगला रिफ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, जो लाइट हमारी उस तरफ चली जा रही है, जो पार हो जा रही है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन या विवर्तन। ये हमें अभी के क्लास में तो कम पढ़ना है, डिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लासेज में हमको डिटेल में समझना है। बट अभी भी आप ध्यान रखिए कि डिफ्रैक्शन भी एक फेनोमेना है जो लाइट के साथ एग्जिस्ट करता है। ये कब होता है, जब लाइट हमारे इस पार्टिकुलर कॉर्नर पे आके टकराए, किसी शार्प एज से टकराए, तो वो हो जाता है डिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन क्या था, जो टकरा के वापस आ गई। रिफ्रैक्शन क्या था, जो उस तरफ चली गई। और डिफ्रैक्शन क्या है, जो कोने में टकराया, जो शार्प एज से टकराया। तो ये हमारा हो गया डिफ्रैक्शन। सो हमने 3 फेनोमेना पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। अब हम आएंगे अगला इंटरफेरेंस, जिसे हम कहते हैं व्यतिकरण। तो इसमें क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे एक लाइट की। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 लाइट आ गई, तो अगर 2 लाइट आएगा तो इनका आपस में कैसे मिलन होता है, ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। देन हमारा आता है डिस्पर्शन या वर्ण विक्षेपण। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो देखा होगा कि कैसे व्हाइट लाइट अलग अलग 7 अच्छे रंगों में टूट जाती है। वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपका हो जाता है डिस्पर्शन के अंदर आता है कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है। इनके बारे में भी हम समझेंगे, जिसमें प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, रेनबो का कॉन्सेप्ट आएगा, ये आता है हमारा डिस्पर्शन के अंदर। तो ये डिफरेंट फेनोमेनाज हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी फेनोमेनाज जो हैं जो हमें पढ़ना है, बट अभी हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे रिफ्लेक्शन पे और रिफ्रैक्शन पे, जो हमारा मोस्ट फोकस होगा। बाकी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे बट वो डेफिनेशन लेवल पे होगा, जिसके बाद अगले क्लासेज में हम इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या इसके इक्वेशंस होते हैं, क्या समीकरण यूज होते हैं, डिस्पर्शन में क्या होता है, क्यों होता है, इनके बारे में हम फर्दर समझेंगे। हम लोग अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर हमारा मोस्ट फोकस रखेंगे। हमने अभी 3 चीज़ों के बारे में समझा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो लाइट किस तरह से परफॉर्म करेगी। 3 चीज़ें क्या क्या समझा था, एक है कि इसके आर पर जा सकती है, दूसरा यहाँ से टकरा कर लौट सकती है, और तीसरा इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ पे कुछ रुक सकता है। तीनों चीज़ें फिर से रिपीट करते हैं, एक आर पर जा सकते हैं, दूसरा एक हमारे तरफ वापस आ सकती है, एंड तीसरा हमारे बीच में जो मीडियम है वहाँ पे रुक सकती है। जो हमारे पास आ रही है उसके कारण क्या हो रहा था, तो हमने पढ़ा था कि हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपके यहाँ टीवी पे आप देख रहे हो, चीज़ें आपको दिख रही हैं सही से। क्यों दिख रही हैं, कि वहाँ से रेज आपके आंखों तक पहुँच रही हैं। तो ये वाला काम कौन कर रहा है, ये वाला रे कर रहा है। तो अब इन सभी के अलग अलग नाम हैं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं उनको हम समझेंगे, फिर फर्दर डिटेल में जाएंगे कि वो कैसे काम करता है। पहला पॉइंट जो है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन।
या परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टकरा कर वापस आए। तो यहां से गई और ये टकरा कर वापस आ रही है, तो उसको हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर या परावर्तन के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारा है रिफ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जो रेज हमारी गई और जो उस पार चली गई, इस वाले रे को जब पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। डिफ्रैक्शन या विवर्तन का मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि ये कहीं बीच में टकरा रही है, राइट। अगर ये पार्टिकुलर रे यहां पे ना टकराकर इस जगह पे टकराती तो क्या होगा, उसको हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन में। मतलब लाइट जब किसी शार्प एज पे टकराए तो उसके साथ क्या बदलाव आएगा, वो आता है हमारा डिफ्रैक्शन में। इसको डिटेल्स में हमें अगली क्लासेज में ज़्यादा पढ़ना है, बट सैद्धांतिक तौर पे हम इस क्लासेज के लास्ट में भी पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। चौथा पार्ट है हमारा, जिसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस। मतलब हमारा हो गया इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ, जब अभी हमारे एक लाइट रेज हैं, जब दो लाइट रेज आएंगी तो क्या हो सकता है, या तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे या दोनों मिलकर बड़ी हो जाएं। तो ये दो चीजें क्या हुई, या तो इंटरफेरेंस में दो लाइट मिलकर अपने आप को दुगना कर दें या अपने आप को कैंसिल कर दें, तो हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो हमने अभी चार फिनोमेना का पढ़ा, पहला था रिफ्लेक्शन, दूसरा था रिफ्रैक्शन, तीसरा था डिफ्रैक्शन एंड चौथा था इंटरफेरेंस। दोबारा रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट हमारे तरफ आए, मतलब ये वाली लाइट, जो लाइट उस तरफ चली जाए उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। जो लाइट शार्प एज से टकरा के आए उसको क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। और जब दो लाइट सोर्सेज हो जाएं तो उनका आपस में जो समन्वय होगा उस किस में आएगा, इंटरफेरेंस में। इसके अलावा दो फिनोमेना और पढ़ना है हमें, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमने चार फिनोमेना आज पढ़े, अब हम पांचवा फिनोमेना पढ़ेंगे, जो है हमारा डिस्पर्शन, या जिसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसा कि वर्ड से आपको लग रहा है, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन मतलब आपका जो व्हाइट लाइट है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूट जाएगा। कितने कलर्स में टूटता है वो, 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाता है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ पे आता है बच्चों, आप लगातार देखते हैं बारिश के समय ऐसा देखने को मिलता होगा, जो आकाश में आप इंद्रधनुष देखते हैं या जो रेनबो देखते हैं वो डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है, जिसके कारण एक वाइट लाइट अलग अलग 7 कलर्स में दिखती है, जो आपको आसमान में देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता होगा। तो वो हम डिस्पर्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है जिसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। स्कैटरिंग फेनोमेना भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखराव, मतलब प्रकाश का बिखराव। प्रकाश का बिखराव का मतलब कि प्रकाश कहीं टकराई, मतलब कोई छोटा सा पार्टिकल था यहाँ पे आके लाइट टकराई और इधर उधर चली गई, इधर उधर फैल गई, तो इस चीज को हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग के अंदर। और इसका क्या एग्जाम्पल है कि आसमान आपको नीला दिखाई क्यों देता है, या शाम के टाइम पे आसमान आपको लाल क्यों दिखाई देता है, ये सारा एग्जाम्पल हमारा था स्कैटरिंग के अंदर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा रिफ्लेक्शन, जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर हमारे पास आए, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन। जब प्रकाश कहीं से टकराई और उस तरफ ही चली गई, अपने दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तीसरा हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, मतलब कि प्रकाश हमारे किसी कोने से टकराए, मतलब इस पार्टिकुलर पॉइंट से टकराए, तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन या विवर्तन। अगर एक या एक से ज्यादा प्रकाश सोर्स हो जाए तो उसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस, जिसमें वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, आपस में क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस में। फिर हमने समझा डिस्पर्शन के बारे में। डिस्पर्शन क्या है, जो हमारी रेनबो बनती है, जिसका मतलब जो हमारा एक कलर अलग अलग कलर्स में बट जाए, उसको हम पढ़ते हैं डिस्पर्शन में या वर्ण विक्षेपण में। फिर हमने आखिरी में पढ़ा स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटर कर जाना, मतलब छितर बितर हो जाना या दूर चला जाना, मतलब बिखर जाना। तो बिखराव में का मतलब क्या हुआ, किसी छोटे से पार्टिकल में लाइट आके टकराई और कहीं भी रैंडम डायरेक्शन में चले जाए, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग में पढ़ते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
कि आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, या आसमान हमें जो लाल दिखता है, ये हमारे स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है। इस क्लास में बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा डेफिनेशन तक ही रहेंगे। अगले क्लासेज में हमें डिटेल्स में समझना है कि स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन किस तरह से काम करता है और इसके क्या इक्वेशंस वगैरह होते हैं। आई होप अभी तक आप एक्साइटेड होंगे जानने को कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, किस तरह से रिफ्रैक्शन काम करता है और इसको हम रियल लाइफ में कैसे देखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है हमारे साथ इस चैप्टर में कि हम हर चीज़ को अपने सामने देख सकते हैं। जो भी हमने अभी तक चीज़ें की, इनमें से सारी चीज़ें आपके लाइफ में कहीं ना कहीं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं लगातार आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाता है लाइट, क्योंकि आपके रियल लाइफ की चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो अगले हम लोग लगातार ध्यान से सोचेंगे कि एक एक चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे और उसको करके भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, कैसे वो हो रहा है। लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हमारी लाइट की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग लगातार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, रियल लाइफ में हम देखते हैं, चाहे वो इंद्रधनुष का बनना हो या हमारे प्रतिबिंब का बनना हो, या हम अपने जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी तस्वीर दिखती है, ये सारी चीज़ें हमारे रियल लाइफ में होती हैं। तो आप जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आप डेली उससे इनकाउंटर करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो एक एक चीज़ को हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने बताया था कि हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे आगे बढ़ेंगे, बट उसके पहले हम एक चीज़ और समझेंगे। जो डिफरेंट हम ग्लासेज, मैंने बात की थी ना ग्लास के बारे में, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम के सामने हम समझा था, तो ग्लास के बारे में हम समझते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, बच्चे चश्मा पहनते हैं इस तरह का, राइट। तो इसमें एक शीशा यूज होता है, एक ग्लास यूज होता है। तो ये ग्लास बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है लाइट के चैप्टर में। तो अब देखेंगे इस ग्लास के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और उससे क्या क्या उसमें अंतर पड़ता है, तो उनके बारे में हम समझेंगे इस ग्लास के यूजेस से। तो एक आपको मेरे हाथ में ग्लास दिख रहा होगा, मतलब एक ऐसा ग्लास जिसमें दोनों तरफ आर पार आप देख सकते हैं। तो जब ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं तो उसको कहा जाता है लेंस। मतलब लाइट अगर आर पार जा सके तो उसको कहेंगे हम लेंस। मतलब जब ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है लेंस का हिस्सा। आपके घरों में एक आपने मिरर देखा होगा जिसमें अपना फेस देखते हैं। तो इसमें अगर ध्यान देंगे, एक तरफ तो आपको शीशा दिख रहा है जो बिल्कुल ही मैच कर रहा है हमारे इससे, जिसमें एक तरफ शीशा है, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको यहाँ अलग तरह का कलर दिख रहा होगा। जो यहाँ पे आपको सिल्वर तरह का दिख रहा है, कई जगह पे ब्लैक तरह का, कई जगह पे ब्राउन तरह का। तो यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा लगा दिया है कि लाइट इधर से उधर जा नहीं सके, जबकि इसमें अगर देखें तो लाइट इधर से उधर जा सकती है। हमने क्या समझा कि लाइट अगर इधर से उधर जा सकती है तो उसको क्या कहेंगे, लेंस, जो हमने यहाँ पे समझा। और लाइट के अगर रोक दिया जाए किसी चीज से, किसी कलर से रोक दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मिरर। मतलब बच्चों लेंस में क्या होगा, लाइट इधर उधर जा सकेगी, और मिरर में क्या होगा, लाइट आपकी उधर नहीं जा सकेगी, मतलब यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। तो लाइट अगर नहीं जा पाएगी तो उसे हम कहेंगे मिरर, और लाइट अगर जा पाएगी तो उसे कहेंगे हम लेंस। तो ये दो तरह की चीजें, और इसके एग्जांपल आप याद रखिएगा। लेंस में आपका चश्मा हो गया, और मिरर में जो आपके घर में लगा होता है, तो उनको कहते हैं हम मिरर। अब हम लोग मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मिरर आपके लाइफ में लगातार यूज करते हैं, तो हम मिरर को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो मिरर यानी कि दर्पण। बेसिकली मिरर दो तरह के होते हैं, और इन दोनों तरह के मिरर्स को हम रियल लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, तो आपको समझना भी बहुत आसान होगा। सबसे पहला मिरर जो हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में, ये मिरर देखा था जिसमें हमें अपना फेस दिखाई देता है, इसको कहते हैं हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब नाम से ही क्लियर है, अगर प्लेन सरफेस हो, अगर सरफेस पूरी तरह से प्लेन हो तो उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन मिरर हो। तो डिफाइन अगर करना हो तो क्या बोलेंगे, द मिरर विच हैज प्लेन सरफेस। वैसा मिरर, वैसा दर्पण जिसका जो सतह हो वो समतल हो, तो उनको कहते हैं हम प्लेन मिरर या समतल दर्पण। और इसके अलावा जो दूसरे तरह का दर्पण जो हमें पढ़ना है वो है स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। नाम से ही क्लियर होगा आपको, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, आप लोग सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो ये हमारे पास एक बॉल है, ये आपको स्फेयर टाइप का दिख रहा है, कंप्लीटली स्फेयर है आपके पास। तो इस तरह का जो भी दर्पण होगा उसको कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। बट आपके मन में एक डाउट आया होगा कि इस तरह का तो मिरर हमने देखा नहीं है, मिरर तो हमेशा आपका इसी तरह का दिखता है, जिसमें एक तरफ रंगा होता है और एक तरफ आपका शीशा लगा होता है। तो अब देखिए इसको मिरर हम बनाते कैसे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में क्या करते हैं कि हम इस बॉल को कट कर दिया हम लोगों ने,
तो कट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि एक तरफ एरिया है जो थोड़ा अंदर की तरफ है, और अगर इधर से देखेंगे तो ये एरिया हमारा बाहर की तरफ है। तो क्या दो पॉसिबिलिटी हो रही है, एक हमारा अंदर की तरफ और एक हमारा बाहर की तरफ। तो स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप हो गए, हमारे दो टाइप हो गए। पहला जो लेते हैं हम, जो अंदर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव। कई बार आप लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक शॉर्टकट सोचते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। इसमें लगा हुआ एक वर्ड है केव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा का मतलब क्या होगा, कुछ गड्ढा टाइप का होगा। तो यहाँ पे आपको गड्ढा गहरा टाइप का दिख रहा है जो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कॉनकेव हो गया। कि कॉनकेव मतलब जहाँ पे अंदर की तरफ गहरा हो, तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। या इसी को कहते हैं हम अवतल दर्पण, जिसमें जो आपका तल है या जो सरफेस है वो अंदर की तरफ है, उनको कहेंगे हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, जब इसको हम उल्टा कर दें, मतलब जब हमारा सरफेस बाहर की तरफ निकला हो, जिसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर मतलब जब सरफेस हमारा बाहर की तरफ निकला हो तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण, और जब अंदर की तरफ हो तो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से हमारे कितने मिरर हो गए, 3 मिरर। पहला हो गया प्लेन मिरर, जो हमारा ये एग्जाम्पल है। दूसरा हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, जो हमारा अंदर के सरफेस वाला एग्जाम्पल है। और तीसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारा बाहर के तरफ बाहर निकला हो, उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। होपफुली आपको याद हो गया होगा। आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके घर पे देख सकते हैं। आप सभी के पास कोई पुरानी बॉल होगी, घर पे मिरर होगा, आप तीनों का एक अलग अलग बना के अपने कमरे में रखिएगा, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। और हमेशा रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि कॉनकेव किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स किसको कहेंगे। जब अंदर की तरफ हो तो कॉनकेव, मतलब गुफा टाइप का आर्किटेक्चर है तो कॉनकेव, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। सो बच्चों, हमने कितने मिरर पढ़े, 2 टाइप के मिरर। पहला था प्लेन, दूसरा था स्फेरिकल। प्लेन मतलब जो मिरर पूरी तरह से प्लेन हो, मतलब समतल दर्पण। स्फेरिकल मतलब क्या हो गया, वैसा मिरर जो हमारे बॉल तरह से आकृति से बना हो, किसी स्फीयर से निकल कर बना हो, उसको क्या कहेंगे हम, स्फेरिकल मिरर। अभी मैंने आपको बॉल का एग्जांपल लिया था, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ मिरर दिखाता हूँ जो मिरर कैसा दिखता है। तो ये मेरे हाथ में एक आपको मिरर दिख रहा होगा, ये मिरर अंदर की तरफ दबा हुआ है। जब अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा, अंदर की तरफ केव तरह का आर्किटेक्चर बन रहा है तो वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर, मतलब ये हो गया अवतल दर्पण। और अगर हमारा यही चीज बाहर की तरफ उठा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल दर्पण। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो आप इसको अगर आप यूज करेंगे, घर पे देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स में, तो उसमें आप छू के पता कर पाएंगे कि ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ आपको दबा मिले तो उसको कहेंगे आप अवतल दर्पण, अगर बाहर की तरफ होगा तो उसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। सो अब मुझे लगता है कि आपको इतना आइडिया लग गया होगा। किसी मिरर को अगर मैं आपको दूं तो आप बता सकते हैं कि वो प्लेन है या स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो मुझे लगता है आप इतना क्लियर हो चुका होगा, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको, वेरी गुड। फिर से हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को। प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, या समतल दर्पण कैसा दर्पण होगा, जिसका सरफेस प्लेन हो, मतलब पूरा सरफेस समतल हो। दूसरे टाइप का मिरर कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर, मतलब वैसा मिरर जो स्फेयर से बना हो, स्फेयर के हिस्से से काट कर बना हो, तो वो आ जाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में कितने दो टाइप हैं, 2 टाइप। कौन कौन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो अब इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग इनके सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी समझेंगे। कुछ चीज़ों के रियल लाइफ एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के भी रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख पाएंगे। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए।
फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के लाइट के दूसरे पार्ट में आएंगे जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लासेज में पढ़ा था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला हमने समझा था कि लाइट या प्रकाश होता क्या है, किस तरह से वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से उसके बिना हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। फिर हमने समझा था कि प्रकाश के डिफरेंट क्या क्या फिनोमेनाज हैं जो हमारे रियल लाइफ में होते हैं, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा था, रिफ्रैक्शन के बारे में समझा था, डिफ्रैक्शन के बारे में समझा था, इंटरफेरेंस, इसी तरह से डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, अलग अलग फिनोमेनाज के बारे में हमने बातें की थी। अब हम लोग इनमें से एक एक चीज़ों को डिटेल्स में लेकर चलेंगे, बट उसके पहले हमने लास्ट क्लास में 3 तरह के अलग अलग दर्पणों की बात की थी। बेसिकली हमारे दर्पण 2 तरह के होते हैं, पहला समतल दर्पण जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरा गोलीय दर्पण जिसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये बॉल वाला एग्जांपल याद होगा, जिसमें हम लोग एक बॉल लेते हैं और जो स्फेयर का पार्ट है और इसके जो कट करने पे जो 2 पार्ट बनते हैं उसमें एक अगर अंदर का पार्ट हो तो हमारा बनता है कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स अवतल दर्पण, और जब बाहर का पार्ट पे अगर लाइट आए तो मतलब ऊपर वाले पार्ट पे आए तो हमारा दर्पण जो बनता है वो होता है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तो एक तरह से हमारे कितने दर्पण हुए? 2 दर्पण, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 कौन कौन से मिरर हुए? कॉनकेव मिरर जिसको हम अवतल दर्पण कहेंगे और कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इतनी तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, बट मुझे लगता है एक चीज़ आप लोगों ने इसमें गौर किया होगा। अगर हम ध्यान दें कि हर मिरर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैंने लाइंस खींची हैं, कुछ अलग अलग लाइंस खींची, तीनों में आप देखेंगे अलग अलग कुछ लाइंस खींची हुई हैं। ये लाइन हमने क्यों खींचा? तो इस लाइन का मतलब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो बेसिकली इसको कहा जाता है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या हुआ? हमने क्या समझा? रिफ्लेक्शन कब काम करता है? जब हमारा प्रकाश यहाँ पर आए और टकरा कर हमारे तरफ ही वापस आ जाए। तो अगर किसी चीज़ को टकरा कर हमारे पास वापस आना है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसे रोक सके। ये रोकने का काम हमारी ये सिल्वर लाइनिंग करती है। जो भी हमारी प्रकाश है जो उस पर जाकर टकरा रही है उसको हमारी तरफ भेजने के लिए एक पार्टिकुलर लाइनिंग खींचनी पड़ती है, एक संरचना देनी पड़ती है, उसे हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। अब सिल्वर लाइनिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें पहले के समय सिल्वर का यूज किया जाता था। सिल्वर मतलब चांदी का यूज करते थे, और इसीलिए अगर आप सोचेंगे तो पहले के ज़माने में जो हमारे मिरर होते थे वो बहुत ही महंगे होते थे, क्योंकि चांदी हम अभी भी जानते हैं कितना महंगा है। तो सिल्वर लाइनिंग होने के कारण पहले के ज़माने में जो हमारे मिरर या दर्पण होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। बट आजकल के समय हम लोग सिल्वर के बदले एल्यूमिनियम, जिसको हम AL भी कहते हैं, एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। और एल्युमिनियम के यूज करने के कारण ही आजकल मिरर आपको हर जगह मिल जाता है और हर दुकान में अवेलेबल हो जाता है और हर घर की एक आम बात हो गई है। बट पहले के समय सिल्वर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित हो पा रहा था। तो इसलिए आप देखेंगे सभी मिरर में इस तरह का एक आर्किटेक्चर बना होता है जिसमें स्लैश स्लैश हम लाइन्स खींच के रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश इस तरफ वापस नहीं जा रही है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन या परावर्तन के बारे में। परावर्तन के जैसे ही आप नाम सुनते हैं आपके माइंड में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रकाश टकराएगी और वो हमारे तरफ वापस आ जाए। तो इसी का एक छोटा सा डायग्राम आप देखिए। यहाँ पर एक प्रकाश है जो यहाँ पे आकर टकरा रही है और ये हमारे तरफ वापस चली आ रही है। तो ये कौन सा यूज हुआ? रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ, मतलब परावर्तन का रूप हुआ ये, जिसमें प्रकाश टकराई और हमारे तरफ वापस आ जा रही है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमने एक प्रकाश पुंज लिया जो AB के नाम से है और ये B पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद इस तरफ BC के डायरेक्शन में मुड़ गई। तो अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक प्रकाश आ रहा है जिसका नाम AB है जो B पॉइंट पे टकरा रहा है और फिर BC के डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ को हम कहते हैं इंसिडेंट रे,
या आपतित किरण। सो हमारा आपतित किरण कौन सा है? ए बी, जो किरण हमारे पास आ रही है। तो हमारी आपतित किरण हो गई ए बी। किरण को कभी भी आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक एरो मार्क देते हैं, जिससे आपको पता चले कि वो आने की डायरेक्शन और डायरेक्शन हमारी ए से बी के तरफ है। दूसरा हमने क्या पॉइंट समझा था? एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, दूसरा हमने क्या पॉइंट समझा था इस बी पॉइंट के बारे में, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। ये कौन सा पॉइंट है हमारा आपतन बिंदु? रे हमारी ए बी कहां पे आके टकरा रही है? बी पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, और ये बिंदु होगा हमारा इस फिगर के लिए बी पॉइंट। एंड तीसरा रे है हमारा बी सी, जो रे टकराने के बाद हमारी तरफ वापस आ रही है, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और हमारे लिए परावर्तित किरण कौन सी है या रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? वो जो रे हमारे तरफ आ रही है, मतलब ये BC। तो इस पे भी हमने एरो साइन लगाया क्योंकि ये रे है। फिर से रिवाइज करते हैं। एक रे जो हमारे तरफ से आ रही है और मिरर पे टकरा रही है वो रे है AB, जिसको कहेंगे इंसिडेंट रे या आपतित किरण, जो है AB। दूसरी, जहां पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टकरा रही हो वो पॉइंट हमारा है B, उस पॉइंट को कहते हैं हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड तीसरा, वो रे टकरा के जिस डायरेक्शन में जाए वो कहाँ जा रही है? BC के दिशा में, तो हमारा उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, जिसको कहेंगे हम BC, मतलब B से C की तरफ। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसी का आधार पर हम लोग परावर्तन के डिफरेंट नियमों को समझेंगे। परावर्तन के बेसिकली दो अलग अलग नियम हैं, जो इसी फिगर में हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे वो नियम काम करते हैं। बट उस नियम को समझने से पहले हमें दो पॉइंट्स और देखना होगा। आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे, एक डॉटेड लाइन है जो B पॉइंट से जा रही है। ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या है? इस पॉइंट पर 90 डिग्री के कोण बनाता हुआ एक नॉर्मल या अभिलंब है। तो इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसको जनरली हम लोग N से डिनोट करते हैं, नॉर्मल या नॉर्मल का जो पहला लेटर है हमने यूज किया N, अभिलंब या नॉर्मल से हम डिनोट करते हैं, इसको हम N भी कह सकते हैं, या हमारे लिए यहाँ पर ये BN होगा। हम यहाँ पे एरो साइन नहीं दे रहे हैं। एरो साइन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये फिक्स लाइन है, ये एक रे नहीं है, ये एक लाइन है जो उस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने से एग्जिस्ट कर रही है, और ये लाइन जो है मिरर से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब समकोण बनाएगी। फिर आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये इससे जो एंगल बनाएगी इसको मान लेते हैं हम I, और इससे जो एंगल बनाएगी इसको मान लेते हैं हम R। तो ये दोनों कोण के भी अलग अलग नाम हैं। तो हमने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी और 2 चीज़ें हमारी बची हुई हैं। हमने AB के बारे में पढ़ लिया जो था हमारा इंसिडेंट रे, हमने B के बारे में पढ़ा जो हमारा अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था या आपतन बिंदु था, हमने फिर BC के बारे में पढ़ा जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण है, फिर हमने इस B पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन खींची या एक समकोण खींचा, तो हमारा लाइन मिला BN, जो क्या था हमारा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ये 4 चीज़ें हमने की और 2 चीज़ें हमें और भी करनी है इसमें, जिसे हम कहेंगे I और R, और ये दोनों अलग अलग कोण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिफ्लेक्शन को समझने में। अब हम लोग I और R के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं I क्या है। आपको देख कर लग रहा होगा, एक तो पहले ये एंगल है तो हमने इसके पहले एक एंगल का साइन दे दिया, और यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एंगल A B और N, क्योंकि A से स्टार्ट हो रहा है B से N तक, तो एंगल ABN, या इसको स्मॉल में कहते हैं एंगल I। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ
इंसिडेंस। इस जो भी एंगल हमारा नॉर्मल के साथ कोई भी आपतित किरण अगर हमारे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसे डिनोट किया जाता है आई से। उसी तरह से जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल रे है हमारी, वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसे हम डिनोट करते हैं आर से, और वो एंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए सी बी एन, और इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमने दो चीजें क्या पढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण क्या होगा हमारे लिए एंगल आई, और परावर्तन कोण क्या होगा एंगल आर। सो अब मुझे लगता है आपको इस फिगर देखते ही सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। 6 चीजें हमें इसमें याद रखनी है। पहला क्या है, आपतित किरण या इंसिडेंट रे क्या होगी ए बी। दूसरा क्या था हमारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है बी सी, ठीक है। फिर था हमारा ये वाला पॉइंट बी, जिसको हम क्या कहते थे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु, जहां पर कोई किरण आकर गिर रही हो तो उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हमने पढ़ा था इस नॉर्मल के बारे में, मतलब आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाए या जो 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींची जाए उसको कहेंगे नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आपतन बिंदु पर अभिलंब जो हमारा है बी एन। फिर हमने पढ़ा बी एन के साथ जो ए बी एंगल बनाएगी, मतलब आपतित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, और जिसको डिनोट करते हैं एंगल आई से। आई क्यों करते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का जो पहला लेटर है वो यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई कहते हैं। फिर आते हैं हम अगला, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल आर, मतलब परावर्तित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण या एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 6 चीजें आपको याद हो गई होंगी। तो मैं अभी एक और डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको इन सारी चीजों को पहचानना है। मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे बनाया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी रे क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन आता है इंसिडेंट रे कौन सा है। बच्चों ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में मैंने कुछ बदलाव किए हैं। अभी आप इसमें आपको पता करना है कि इंसिडेंट रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, उसी तरह से नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये 6 चीज़ें हम पता करने की कोशिश करेंगे इस वाले फिगर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी डायग्राम में ये सारी 6 चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इस फिगर को देखते हैं हम। इस फिगर में हमारे पास ये रे आकर मिरर में टकरा रही है, मतलब उस रे का नाम क्या हो गया एफ एम। एफ एम रे अगर हमारे पास मिरर पे आके टकरा रही है तो उसको क्या कहेंगे इंसिडेंट रे या आपतित किरण। तो आपतित किरण हमारा क्या हो जाएगा एफ एम। फिर देखें ये पार्टिकुलर किरण कहाँ आकर टकरा रही है, एम पॉइंट पर आकर टकरा रही है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जिस पॉइंट पे कोई रे आकर टकराए उसको क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु। तो हमारे लिए आपतन बिंदु क्या हो जाएगा एम। बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि एफ एम रे आकर एम पॉइंट पर मिरर पर टकरा रही है, इसलिए इसको हमने कहा आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रे आई एम पर टकराने के बाद फिर ये इधर की तरफ चली गई, मतलब एम सी डायरेक्शन में चली गई। तो एम सी डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। तो एम सी हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे हो गया हमारा एफ एम, एम सी हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और एम हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो कभी भी कोई फिगर होगा तो जो लाइन या एरो आपका मिरर की तरफ आ रहा होगा वो हो जाएगा इंसिडेंट रे, और जो एरो मिरर के से दूर जा रहा होगा वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने 3 चीज़ें और पढ़ी थी। 3 चीज़ें क्या थी, ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर अभिलंब।
जिस बिंदु पर हमारी रे आकर टकरा रही थी या आपतन बिंदु, वहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए तो जो लाइन बनती है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु पर अभिलंब या नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो हमारे लिए यहाँ पर MD है। आई थिंक आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतन बिंदु पर जब तक हम अभिलंब नहीं खींचेंगे तब तक हम आपतन कोण या परावर्तन कोण नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ये वाली जो लाइन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो वहाँ से 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींचा, वो लाइन हमारी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाती है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जो किरण हमारे मिरर पे आकर टकरा रही हो, वो किरण जो भी एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसे हम कहेंगे आपतन कोण। तो हमारा आने वाली किरण कौन सी है? FM। तो FM किरण अगर हमारे पास आ रही है और तो ये जो भी एंगल हमारे MD से बनाएगी उसे हम कहेंगे आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? FMD। और एंगल FMD को हम क्या कह सकते हैं? एंगल X भी कह सकते हैं। उसी तरह से हम देखें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे जो भी एंगल हमारे नॉर्मल के साथ बनाएंगी उन्हें कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या है? MC और अभिलंब है हमारा MD। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे लिए क्या है? DMC। सो हमारा DMC क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और इसी को हम कह सकते हैं एंगल Y। तो मुझे लगता है आपको इस फिगर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कोई भी इस तरह का डायग्राम अगर दिया है तो उसमें इंसिडेंट रे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। और वंस आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप आगे की रिफ्लेक्शन की चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, जो रे हमारे मिरर पे आके टकराएगी वो होगा इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराएगी उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर आपकी जो रे टकरा कर वापस जाएगी या हमारे तरफ आएगी उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, जो हमारा यहाँ है। और जिस पॉइंट पर हमारा रे टकरा रहा होगा उसके ऊपर जो नॉर्मल खींचा जाएगा उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब या नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे या आपतित किरण जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही चीज़ अगर रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम की। हमने 6 अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे। जैसे फिर से हम इस फिगर में देखते हैं, AM हमारा इंसिडेंट रे है मतलब आपतित किरण, MB हमारा परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे है, MN हमारा नॉर्मल है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस M से क्रिएट हो रहा है, I एंगल जो है हमारा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो बेसिकली हमारा AM और MN के बीच का एंगल है, और MB और MN के बीच का जो एंगल R है वो हमारा परावर्तित किरण है या रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हमारे जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं वो हमारे रिफ्लेक्शन को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं या उसके डायग्राम्स को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन दोनों नियमों को हमें हमेशा याद रखना है। तो पहला नियम हमें बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये जो एंगल I है और एंगल R है ये हमेशा इक्वल होंगे। तो इस नियम को आप हमेशा याद रखेंगे कि एंगल I एंड एंगल R हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड नियम हमारा बताता है कि जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारी परावर्तित किरण है और जो हमारा अभिलंब बन रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये तीनों ही एक तल पे होंगे, एक ही समतल में तीनों होने चाहिए। सो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, या द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो ये दोनों नियम जो हैं पूरे रिफ्लेक्शन को समझाते हैं। तो इन सिद्धांतों को आपको, इन नियमों को आपको याद रखना होगा। अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नियम जो आए वो दोनों नियम कैसे बनाए गए, कैसे उनका इनिशिएशन हुआ, कैसे उनको डिस्कवर किया गया। तो हम अगले पार्ट में हम लोग इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे कि ये दोनों नियम कैसे काम करते हैं, या I = R क्यों है और ये तीनों लाइंस एक ही तल में क्यों होती हैं और इसका कहाँ यूज आता है।